पूरे 10 साल में निष्क्रिय रहा है। उसने जनता का सवालों का, जनता की बात को पार्लियामेंट में नहीं उठाया है, संसद में नहीं उठाया है, निष्क्रिय रहा है। उसका कामकाज बिल्कुल जीरो है। तो कई सांसदों को बदल दिया गया था। पहले जब हम पहली बार सांसद बने तो कई ऐसे, छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट था जहाँ उनकी परफॉर्मेंस सांसदों की कम थी, पूरे सबको पहुँचा दिया था। तो अभी राजस्थान में भी ऐसा नहीं है, 25 के 25 अभी जो है वो सब सांसद को टिकट मिलेगा। पार्टी अपने लेवल पे सर्वे कराती है, उसके परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है और सब चीज़ देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि ये ही कैंडिडेट जीत सकता है। इसमें दोनों नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कहीं न कहीं ट्राइबलों के प्रति उन दोनों पार्टियों का नज़रिया ठीक नहीं रहा है। इस वजह से पढ़ा लिखा युवा आदिवासी है, वो सोचता है कि हमारा आदमी सांसद तो बन गया, हमारा आदमी एमएलए तो बन गया, लेकिन उसको चला कोई दूसरा है। वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे। हमारी बात को जहाँ संसद में उठाना चाहिए या विधानसभा में उठाना चाहिए, वो उठा नहीं पा रहा है। क्या कारण है? इसी वजह से उनकी बात को सही ढंग से कहने के लिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और कई हद तक वो सफल भी हुए हैं। बनाने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी बीच तमाम इलाकों में पार्टियों ने अपनी कसरत शुरू कर दी है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से क्या कुछ जनता की उम्मीदें थी, उन पर सांसद अर्जुन लाल मीणा जो बीजेपी के हैं कितना खरा उतर पाए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मीणा साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। 5 साल पहले जनता ने आपको चुना था जी। लगातार 2 बार आपको मौके भी मिले, 5-5 साल पूरे हो चुके। कितने विश्वास पर खरा उतर पाए, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि 99% मैं अपने कार्यों में, अपने काम की वजह से, जनता के बीच जाने की वजह से और भारत सरकार के 10 साल की बड़ी उपलब्धियों की वजह से कह सकता हूँ कि 100% मैं जनता के सामने खरा उतरा हूँ। 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं? हाँ दीजिए, आप दीजिए। क्या लगता है पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं, तो 5 सालों में क्या काम बाकी रह गए, क्या आपसे छूट गया जो आपकी आगे आने वाले टाइम में कराने की इच्छा है? देखिए, 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और हम लोग भी पहली बार सांसद बन के गए थे, तो हमारे क्षेत्र में जो बड़े मुद्दे थे, जो बहुत ही पुराने मुद्दे थे, जैसे आमान परिवर्तन का मुद्दा, उदयपुर से अहमदाबाद, तो ये बड़ा मुद्दा था। इसको हमने हाथ में लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, रेल मंत्री जी से मिले, तो हमें ये सौगात प्राप्त हुई है कि आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है, रेल लाइन प्रारंभ हो चुकी है, एक नहीं अनेक रेलगाड़ियाँ, सुपरफास्ट ट्रेनें चलने लग गई है, जनता का उसका पूरा फायदा मिल रहा है। और इस स्टेशनों पे उदयपुर सिटी स्टेशन का काम बहुत बड़ा 352 करोड़ का जो काम है, ये उसी में सम्मिलित होता है कि ये इन 5 सालों में काम हुआ है। इस लाइन पे आने वाले 8-9 ऐसे बड़े स्टेशन है 20 श्रेणी के, यहाँ से झारमई, सुंगोडा, सेमारी, ऋषभदेव रोड, डूंगरपुर, हिम्मतनगर, मोड़ासा, ये इस तरह के बहुत सारे और स्टेशन है जिनको 5 बड़ी उपलब्धियां अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 बड़ी उपलब्धियां क्या रही इन पिछले 10 सालों में? आप चूंकि लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, इससे पहले भी आप चूंकि असल उम्र से विधायक रहे हैं, अनुभव है आपको, 10 सालों में आपकी 5 बड़ी उपलब्धियां बताइए, जनता ये समझना चाहती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन मोटे तौर पे आमान परिवर्तन का काम, दूसरा हाईवे 48 कौन सा वाला? नेशनल हाईवे जो उदयपुर से अहमदाबाद जाता है, तो 6 लेन का बना हुआ है, हाईवे में बहुत बड़ा काम हुआ है। और तीसरा NHI का उदयपुर से झाड़ोल प्लाजा 58E। चौथा नंबर का जो आदिवासी बालक बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय खोले गए, जो मेरे पूरे राजस्थान में 12 खोले गए, जिसमें से मेरे अकेले के 6 खोले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर खोले हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि ये हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो नवोदय के तर्ज पे खुले हुए। और क्या बताना चाहेंगे?
ये है। इसके अलावा हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला आपके साथ है। ये अपने ESI का हॉस्पिटल 100 करोड़ का 100 करोड़ का जहाँ कोविड के टाइम में रखा गया था, तो 100 करोड़ का हॉस्पिटल, ये भी बहुत बड़ा काम हमारा हुआ है। ऐसे तो अनेक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो लाखों महिलाओं को गैस के सिलेंडर दिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई, जिससे कि लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिला गया। इसीलिए ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, स्मार्ट सिटी हो, ये भी भारत सरकार की उपलब्धि है। इसमें भारत सरकार, अब क्या मन है, वापस चुनाव लड़ने की इच्छा है या मन नहीं है? देखिए, चुनाव तो पार्टी जैसा निर्देश देगी, पार्टी के आदेश पे काम करेंगे। पार्टी ने हमें 2 बार MP बनाया, 1 बार MLA बनाया, तो पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। Yes. लेकिन आपका मन क्या है, इस बार वापस चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, मेरा हर आदमी चाहता है, चुनाव तो लड़ना ही चाहता है, लेकिन पार्टी जो भी आदेश करेगी वो काम करेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। यस। इसके अलावा अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें, उदयपुर जो संसदीय इलाका है वो जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ की तकरीबन 60% आबादी जनजाति वर्ग से आती है। उनके विकास को लेकर कई सारे दावे हुए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में आपने क्या कराया, उनको लेकर कोई बात आप बताना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदिवासियों का जो पलायन होता है, जो गुजरात चले जाते हैं, अन्य स्टेटों में चले जाते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए वन बंधु योजना चलाई। उस वन बंधु योजना में जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, जो वन उपज पैदा होती है, उसको वहीं पैदा की जाए और वहीं मार्केट किया जाए। उसका एक बड़ा उदाहरण अपने कृषि उपज मंडी कृषि उपज मंडी खोली गई है, जिसमें किसान अपना फसल लेके आता है और अच्छा दाम लेके जाता है। तो ये हमने बहुत जनजाति वर्ग जिस तरह से अगर हम देखें तो कोटड़ा, जाडोल, खेरवाड़ा, गोगुंदा तमाम इलाके हैं जो आपके अंदर आते हैं। शायद दरियावत विधानसभा भी आपके भीतर आती है इस इलाके में। वहाँ की आबादी को किस तरह से ज्यादा फायदा मिले, और क्या आपके दिमाग में है, या कोई जो नया सांसद आएगा कैसे काम किया जा सकता है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार की जरूरत है, तो उद्योग धंधे होना बहुत जरूरी है जी। उद्योग धंधे हर क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज खुलेंगे, उद्योग आएंगे, तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा लोगों को। और छोटे छोटे MSME के सेक्टर में, जैसे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत में जो काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के मामले में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा काम जो पूरे देश में करा है। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके और छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे महिला समूहों का ग्रुप है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें भारत सरकार ने पहले 10 लाख रुपए देती थी, अब महीने के 20 लाख रुपए उनको सहयोग के रूप में देती है। तो ये केंद्र सरकार की योजनाएं तो ठीक है साहब, मगर व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि देखो, ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे खुले। कैसे बोल? इसके लिए जब तक वहाँ का वातावरण, बिजली, पानी और मजदूर सस्ते मिलेंगे और शांति होगी, अशांति नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र अगर अशांत रहेगा तो फिर कोई भी उद्योगपति यहाँ पर आके पैसा नहीं लगाएगा। वो चाहेगा कि वहाँ शांति हो, लेबर सस्ती मिले, पानी मिले, बिजली मिले। तो निश्चित रूप से केंद्र में मोदी सरकार है, राजस्थान में भजनलाल की सरकार है। जनता क्या उम्मीद करे दोनों से, क्योंकि दोनों का इंजन जो है एक साथ जुड़ चुका है, डबल इंजन हो चुका है। क्या उम्मीद करे जनता, क्या होना चाहिए? जनता को तो क्या होगा? देखिए, जनता को पूरी उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार आई है। जो भी जितना पिछली सरकार में भ्रष्टाचार होता था, पेपर लीक का मामले होते थे, ये सारे बंद होने चाहिए और बंद होंगे। इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, SIT का गठन भी किया गया है। तो निश्चित रूप से जनता को बड़ी उम्मीद है। और अभी आपको मालूम है, कल प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा, यहाँ एक बड़ा आदान प्रदान होगा दोनों देशों के बीच में, जो भी उद्योग से संबंधी है या और
और किसी से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सरकार जनता को। आपको किस तरह का अफसोस है? क्या क्या चीजें आपसे मुझे लगता है देखो, मुझे अफसोस 2-3 बातों का है। एक तो मैं चाहता था कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन जाए, तो उसके लिए हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, काम चल रहा है, काम चालू हो गया, लेकिन हमारे टाइम में चालू नहीं हो पाए। और दूसरा मैं चाहता था कि यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरियों में भर्ती मिले, वो हो नहीं पाई, क्योंकि पिछली सरकार यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बार बार पेपर लीक होते रहे। तो युवा, जो आदिवासी युवा है या दूसरा युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। और लाखों की संख्या में युवा अभी 10,000 की नौकरी के लिए घूम रहे हैं। तो बड़ा अफसोस है कि युवाओं को हम वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी मुद्रा योजना निकाली है, बहुत सारी योजना निकाली, जिससे कि युवा उस तरफ मुड़ा है। तो हमें युवाओं को उद्योग धंधे और कुटीर उद्योग के धंधों की तरफ दिमाग लगवाना पड़ेगा, ताकि ये। अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं। यस। आपको क्या लगता है, पब्लिक जब वोट कास्ट करेगी, वोट देगी, तो क्या राम मंदिर का जो मसला है वो कहीं ध्यान में रखा जाएगा? ये सांसदों के कामकाज को देखते हुए लोग वोट करेंगे, या फिर मोदी के चेहरे पर वोट देंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो ही है, 500 साल पुराना था। जब राम मंदिर बना है तो निश्चित रूप से जनता में खुशी है, और जनता इस बात को लेकर भी मतदान करेगी। और सांसदों के कामकाज का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर कोई सांसद पूरे 10 साल में निष्क्रिय रहा है, उसने जनता का सवालों का, जनता की बात को पार्लियामेंट में नहीं उठाया है, संसद में नहीं उठाया है, निष्क्रिय रहा है, उसका कामकाज बिल्कुल जीरो है, तो कई सांसदों को बदल दिया गया था। पहले जब हम पहली बार सांसद बने तो कई ऐसे, छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट था जहां उनकी परफॉर्मेंस सांसदों की कम थी, पूरे सबको हटा दिया था। तो अभी राजस्थान में भी ऐसा नहीं है, 25 के 25 अभी जो है वो सब सांसद को टिकट मिलेगा। पार्टी अपने लेवल पे सर्वे कराती है, उसके परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, और सब चीज़ देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि ये ही कैंडिडेट जीत सकता है। मोदी का जादू बरकरार है या नहीं, आप क्या मानते हैं? पूरा तरह से बरकरार है, पूरी तरह से बरकरार है। और क्या कहना चाहते हैं तमाम लोगों को कि आपको 10 साल मौका मिला है, इसके अलावा आप क्या लगता है और कराने की कोशिश करेंगे अगर आपको मिला तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे 2 बार सांसद बनाकर और भारी मतों से विजय दिलाकर मेरे को पार्लियामेंट में भेजा। उन कोशिश की मैंने, उनके आशा के अनुरूप मैं खरा उतरूं, बहुत सारे प्रयास किए मैंने, बहुत सारे नवाचार भी किए मैंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से 364 बच्चियों को मैं दिल्ली ले जाया गया, प्रधानमंत्री जी से मिलाया, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी और 90% से अधिक अंक लाया था। ये मेरा पूरे देश में सभी सांसदों में से एक अनोखा प्रयोग था। आपको क्या लगता है, बीटीपी जैसी पार्टियां जिस तरह से अगर हम देखते हैं विधानसभा चुनाव में लगातार ग्रोथ करते हुए नजर आती है, लोकसभा चुनाव में भी फर्क पड़ेगा? वोट कास्ट करते हुए लोग थोड़ा बीटीपी की तरफ मूव कर सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कहीं न कहीं ट्राइबलों के प्रति उन दोनों पार्टियों का नजरिया ठीक नहीं रहा है। इस वजह से पढ़ा लिखा युवा आदिवासी है, वो सोचता है कि हमारा आदमी सांसद तो बन गया, हमारा आदमी एमएलए तो बन गया, लेकिन उसको चला कोई दूसरा है। वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे। हमारी बात को जहाँ संसद में उठाना चाहिए या विधानसभा में उठाना चाहिए, वो उठा नहीं पा रहा है। क्या कारण है? इसी वजह से उनकी बात को सही ढंग से कहने के लिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, ऐसा मैं मानता हूँ, और कई हद तक वो सफल भी हुए हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तो बीजेपी कैसे निपटेगी फिर? निपटेंगे। कैसे निपटेंगे, क्या प्लान बन रहा है? देखिए, हम लोग, हम भी आदिवासी हैं और वो भी आदिवासी है। जो युवा भटक चुका है, गलत बात के उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को, जो युवा
इधर उधर हो गया है कि भाई हमको नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा सबको नौकरी दे देंगे, तो नौकरी कहाँ से देंगे जब उनकी सरकार ही नहीं है। उन्होंने वादा किया सबको हम घर दे देंगे, तो घर तो प्रधानमंत्री जी देंगे ना, उनके पास आप तो अच्छा सरकार- आदिवासी इलाकों में जाते होंगे तो आदिवासी क्षेत्र में जब युवा होंगे आपसे पूछते होंगे, सवाल पूछते होंगे, आप क्या जवाब देते हैं? मेरे तरह के साथ सवाल आते हैं? मेरे साथ तो सारे युवा जुड़े रहते हैं। मेरे सामने आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि कोई युवा ने किसी तरह से भाई तुमने हमारी बात को नहीं रखा। मैं समय समय पे ट्राइबल का कोई भी मुद्दा है उसको स्टेज पे बीटीपी से निपट लेंगे मतलब चुनाव में? हाँ, बीटीपी से निपट लेंगे। बीजेपी तैयार है? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। किस तरह की तैयारी है संसदीय इलाके में, कैसे जीतने का प्लान बना रहे हैं, क्या संगठनात्मक लेवल पर देखो, आप लोग प्लान कर रहे संगठन हैं? लेवल पे तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है। एक बूथ इकाई से लेके ऊपर तक का संगठन मजबूत है। इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है। रहा सवाल आदिवासी जो बीटीपी से जुड़ा हुआ है, उन आदिवासियों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के दावेदार हुए थे, तो यही युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था। जब 5 साल हो गए और राजस्थान में या अन्य उनको लगा कि हम को अलग पार्टी बनानी चाहिए, हमारे कुछ अलग मुद्दे हैं, उन्होंने अपने इस तरह के मुद्दे बना दिए, कुछ मुद्दे जो असंवैधानिक थे, जो संवैधानिक नहीं थे। तो ठीक है, लोग इस तरह से मुद्दों की बात तो ठीक है जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन कर रही है, कई सारी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है, उसका फर्क पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान होगा, क्या मान रहे हैं आप? जैसे इंडिया अलायंस इन्होंने गठबंधन बनाया है, तमाम आदिवासी इलाकों में, इसी इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ बातचीत कर रहे हैं, देखो इसका बीजेपी का फर्क वोट बैंक कहीं खिसक सकता है। नहीं, इसका फर्क पड़ेगा, उसका नुकसान होगा बीजेपी को। तो फिर कैसे निपटेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारे क्षेत्र में तो हम उनको ज़्यादा जो जुड़े हुए लोग हैं उधर गए, उन सबको हमारे इसमें जोड़ने का प्लान शुरू हो चुका है, काम शुरू हो गया है। काफ़ी युवाओं को हम हमारे साथ अपन जोड़ पाए ला रहे, उनको जोड़ रहे हैं। तो ये हैं हमारे साथ उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा, दूसरी बार सांसद हैं, और उन्होंने बताया कि उदयपुर से लेकर अहमदाबाद के बीच आमान परिवर्तन का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवे बनाने के मामले हो, चाहे बीटीपी के जो युवा राह भटक रहे हैं उनको लेकर उन्होंने अपनी बातचीत कही है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।